आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी एमएसपी पर सरकार वर्सेस किसान के उस घमासान की जिसको लेकर लगातार जो देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर डटे हैं और दिल्ली आने पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का आज लगातार तीसरा दिन है और बीते बुधवार को दिन भर किसानों ने पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने की भी पुख्ता तैयारी कर ली है। रबर बुलेट से फायरिंग से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ड्रोन से भी अटैक कर प्रदर्शनकारियों को लगातार खदेड़ने का काम किया जा रहा है। तो वहीं आज पंजाब में रेल रूटों को भी बाधित कर दिया गया। इसी बीच किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आज यानी कि गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होगी, बैठक होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बिना समाधान के पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत में हल कैसे निकलेगा और आज तक जो कांग्रेस एमएसपी पर सरकार को घेर रही है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। एक वो भी साल था जब 2010 में कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया था और आज चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस एमएसपी की गारंटी का वादा भी करने लगी है। क्या किसानों का मुद्दा भी पार्टियों के लिए राजनीतिक रोटियों को सेकने वाला मुद्दा बन जाएगा और तीसरे दौर की बातचीत में हल आखिर कैसे निकलेगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज किसानों के प्रदर्शन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पंजाब और हरियाणा में कई किसानों ने प्रदर्शन किया है, रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया है। सभी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हल नहीं निकल जाता है। तो सरकार वर्सेस किसान, साफ तौर पर यह जंग देखने को मिल रही है। लेकिन इस दोनों ही जंगों के बीच आम जनमानस बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है क्योंकि रेलवे को प्रभावित किया जा रहा है। सड़कों पर लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है इससे आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, बॉर्डर पर और सुरक्षा बलों को बढ़ाया जा रहा है और आज सबकी नजरें तीसरे दौर की बातचीत पर टिकी हुई है कि आखिर अब समाधान कैसे निकलता है। क्योंकि दो बैठकें और पहले हो चुकी है, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत पूरी तरीके से विफल रही, बेनतीजा रही। हाँ, आगे क्या होगा ये बहुत दिलचस्प हो जाता है जानना, क्योंकि एक बार फिर से जो हमारे देश के अन्नदाता है वो सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन जो सरकार है वो साफ तौर पर कह रही है कि एमएसपी को लागू करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू हो जाता है तो इससे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका भत्ता पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ऐसे में बात कैसे बनेगी, तीसरे दौर की बातचीत में क्या हल निकलता है, इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे सहयोगी सलमान हैदर मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। विवेक पांडे सपा नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं और अनुज सिंह किसान नेता के तौर पर इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले मैं हमारे सहयोगी का रुख करूंगी। देखिए सलमान, लगातार बॉर्डर्स पर किसानों का पहरा है, एक तरफ जवान है एक तरफ किसान है। अभी अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही हैं? देखिए मुस्कान जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को। विवेक जी वापस रुक करूंगी, लेकिन मेरा सवाल फिलहाल हमारे सहयोगी से था कि इस वक्त बॉर्डर पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सलमान, सलमान क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, वापस हम सलमान का रुख करेंगे, लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए विवेक जी, लगातार किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आखिर सरकार किसानों की मांगों को मान क्यों नहीं रही है? विवेक जी, विषय उठाया, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। और आंदोलन उग्र नहीं हो रहा है, सरकार हताशा की ओर बढ़ रही है और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना करके किसानों में अराजकता और उग्रता का भाव बढ़ रहा है, ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार के बाद भी सरकार को चेतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है। मैं ये पूछता हूँ कि अंग्रेजों की आज पगचिन्हों पे चलने वाले ये भाजपाई इस देश में क्या आंदोलन को भी आप नकार देंगे? क्या इस देश का इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है? अगर इस देश का इतिहास इनको पता नहीं तो ये किस राष्ट्रवाद से प्रेरित है और किस राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं?
मुझे लगता है कि आज जिस अखंड भारत के परिकल्पना या स्वप्न की बात होती है, वो अखंड भारत आपने ऐसे ही हासिल नहीं किया। इस भारत को हासिल करने के लिए आपने आंदोलन का ही सहारा लिया। लेकिन अगर आज आप आंदोलन को नकार रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे-सीधे अखंड भारत को नकारते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 700 से अधिक किसानों की हत्या करने वाली ये भाजपा, क्या उन किसानों के परिवारों को सांत्वना दे पाई जो अब पुनः ये उसी प्रारूप में चल पड़ी है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा अपने मैनिफेस्टो में कोई वादे करती है या अपने द्वारा बनाए किसी ऑर्डिनेंस को नकारती है, तो जिन वादों के आधार पर भाजपा ने किसानों के आंदोलन को ठंडा करने का काम किया था, क्या उस आंदोलन का आज प्रारूप क्या है? वो एमएसपी का अगर जो प्रारूप तय हुआ था, उस एमएसपी को ये लागू कर देते, बस इतनी सी मांग है। मुझे लगता है कि क्या सरकार को इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार समय पे खरीद नहीं करती है, सरकार दलाल बिचौलियों को हटा नहीं पा रही है, किसान अपनी लागत मूल्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, भुगतान उसे समय पे मिलता नहीं है, ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा किसान अलग झेलता है। किसानों की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो फसल बनती भी है उस फसल में आधी फसल तो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की भेंट चढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार अपनी नीतियों पे काम नहीं कर पा रही है, तो आप किसानों पे सवाल उठाने का अधिकार कहां से रखते हैं? और दूसरी बात ये बता दीजिए मुझे, इन्हीं किसानों को अगर आप इतना अपमानित करते हैं, तो इन किसानों के बीच में जाकर के आप वोट मांगने का अधिकार कैसे रखते हैं? अगर आपको ये किसान देश विरोधी गतिविधियों में दिखाई दे रहे हैं, तो आप किस मुंह को लेके, कौन सा मुंह लेकर के आप इन किसानों के बीच जाकर के आप इनसे वोट मांगने का काम करते हैं भाई? तो आप उस वोट को भी नकारिए। मुझे लगता है कि सरकार पहले अपनी नीति और तथ्यों को स्पष्ट कर ले। सरकार पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है, जनता के बीच जाने की हिम्मत सरकार में बची नहीं है, और भाजपा केवल मीडिया के ढोल पीट कर, विज्ञापनों के ढोल पीट करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जिसको कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, अब किसान नेता का रुख करेंगे। अनुज सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अनुज जी, 2 दौर की बातचीत तो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। क्या लगता है तीसरे दौर में जो बातचीत होने वाली है शाम 5 बजे, उसमें हल निकल पाएगा? देखिए, हल निकलना मुश्किल दिखता है, क्योंकि जब कोई हठधर्मिता पे उतारू है कोई सरकार, उसे कुछ मानना ही नहीं है, उसे लगता है कि जो वो कह रही है वही सही है, जो सरकार कर रही है वही ठीक है। तो ऐसे में बातचीत से हल निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये पहले ही मान चुके हैं कि हमें इनकी बात माननी ही नहीं है। क्या जायज क्या नाजायज उससे इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि ये किसान है, इसलिए इनकी हर बात गलत है। अगर यही उद्योगपति मांगते, उन्हें लगता है कि ये बात जायज है। उसका परिणाम ये है कि अभी आप हाल के दिनों में देखिए, हाल के ही वर्षों में कितने उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है बट्टे खाते में डाल दिए गए, उन्हें माफ कर दिया गया। चाहे वो बाबा रामदेव का मामला रहा हो, चाहे गौतम अडानी का प्रकरण रहा हो, चाहे जी न्यूज के जो मालिक है सुभाष चंद्रा, उनके जो है 1200 करोड़ का मामला रहा हो। मतलब हर जगह सरकार ने उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए, देश को फंड को तो पहुंचाया, देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो अन्नदाता दिन रात खेतों में काम करके इस देश के एक एक आदमी के पेट को भरने का काम करता है, उस अन्नदाता के कर्ज को माफ करने की बात अगर अन्नदाता करता है, तो वो इसके ऊपर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और ड्रोन से हमले करते हैं। ड्रोन से हमले हमने पेपर में देखा था, टीवियों में देखा था 2-3 साल पहले, कि अमेरिका करता था आतंकवादियों के ऊपर, तालिबानियों के ऊपर। ये भारत में भारत की सरकार अपने देश के किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, और ये एकदम स्पष्ट हो गया कि सरकार पूरी तरीके से मनमानी पे उतारू हो गई है, बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। इसे किसी भी लोकतंत्र का डर नहीं है, इसे किसी भी संविधान का डर नहीं है, इसे किसी भी लोक लाज का डर नहीं है। पूरी तरीके से सरकार हिटलर शाही पे उतारू हो चुकी है। ठीक है, सरकार हिटलर शाही पे उतारू हो चुकी है। सलमान हैदर क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी जल्द से जल्द सलमान हैदर को जोड़े, कि हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर बॉर्डर की स्थिति कैसी है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कैसे किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए विवेक जी, अनुज सिंह जी भी कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही पर आ चुकी है, सरकार तानाशाही कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से या जो तमाम विश्लेषक हैं, आर्थिक विश्लेषक, वो ये कहते हैं कि अगर हर एक फसल पर एमएसपी लागू हो जाएगा तो ये देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने जैसा होगा। ले सकती है, लेकिन हर उत्पाद पे एमएसपी लागू होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा जी। कितनी हास्यप्रद बात होती है ये। आप पहले सरकार की नीति को समझिए। सरकार भ्रष्टाचारियों से लेकर के तनख्वाह और दिहाड़ी करने वाले तक लोगों से पैसे वसूल रही है,
कभी अकाउंट बैलेंस करने के नाम पे, कभी अकाउंट मेंटेन करने के नाम पे, कभी सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पे, कभी चेकबुक मेंटेन करने के नाम पे, कभी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के नाम पे। मुझे लगता है सरकार जिस तरह से चाहे वैसे वसूली कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो चंदों का कानून था उसको निरस्त करने का काम किया, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य और बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, पहली बात। दूसरी बात, आज इस सरकार की स्थिति और नीति को अगर आपको देखना है तो आप खाद की बोरियां देख लीजिए। यूरिया की बोरियों पे धीरे धीरे मोदी की फोटो बढ़ती गई और यूरिया घटती गई। मुझे लगता है क्या मोदी ने या कभी अमित शाह ने खेती की है? जरा पता करिए इनके इतिहास में। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने सारे काम किए, चाय बेचा, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने पूजा पाठ की, उन्होंने आरएसएस किया, उन्होंने फौज ज्वाइन की, सब कुछ कर लिया। लेकिन मोदी जी ये नहीं कहते कभी कि उन्होंने कभी किसानी की या खेती भी की है। मुझे लगता है कि जिसने किसानी और खेती नहीं की है वो कभी किसानों का दर्द नहीं समझ सकता है। और इस देश में अगर आपको आंकड़े आपके पास भी होंगे, हर रोज 10,000 किसान पूरे देश में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़ों में दर्ज है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार लगातार अपने जवानों को, किसानों को मरते हुए देखने के बाद भी मौन साध करके बैठी है, उस सरकार से अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये किसानों की बात करेगी, किसानों के हित की बात करेगी, तो माफ कीजिएगा, ये किसानों को राजनीतिक लक्ष्यों का हिस्सा बनाने का काम करेगी। और अगर इनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए तो भाजपा के कार्यकाल में आज तक किसानों की क्या दुर्गति हुई है वो सबके सामने है। भाई किसानों पे थार चढ़ाने वाले तक को इन्होंने बचाने का काम किया। किसानों पे थार चढ़ाने वाले नेता के बेटे को इन्होंने कभी भी पद से हटाने का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि जितने निकृष्ट स्तर पे गिर करके भाजपा किसानों के साथ, जवानों के साथ राजनीति कर रही है, ये इतिहास में दर्ज होगा, ये काला अध्याय, कि मोदी और योगी सरकार ने केवल और केवल अंग्रेजी मानसिकता को इस देश में ला करके पुनः किसानों को, जवानों को गुलाम और सामंतवाद की ओर ढकेलने का काम किया है। बिल्कुल ठीक है। सलमान हैदर, ठीक है, वापस आऊंगी। सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? ठीक है सलमान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सलमान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज सलमान को जल्द से जल्द जोड़ा जाए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत अहम सवाल पूछने हैं। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि आज तीसरे दौर की बातचीत है। लेकिन देखिए अनुज सिंह जी, आप लोग डटे हुए हैं कि जब तक कोई हल या समाधान नहीं निकलता है हम वापस अपने खेतों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, आप प्रदर्शन बंद करिए, आइए बातचीत करिए। हम बातचीत तो कर ही रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है। देखिए बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी एक समय में था, जब इनके शीर्ष नेता जिन्होंने बीजेपी का गठन किया जनसंघ को तोड़ करके, वो जब तक पावर में थे, जब तक उनकी चलती थी, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी थी। अब ये बदतमीज और झूठे लोगों की पार्टी हो गई है। बीजेपी का मतलब बदतमीज, झूठा पार्टी। तो इन्हें से बदतमीजी करना और झूठ बोलना है। किसान प्रदर्शन कहाँ कर रहा, आप ये बताइए। ये कह रहे किसान हमसे बैठ के बातचीत कर ले। किसान बातचीत करने ही तो दिल्ली जा रहा है। जब आप किसान के पास नहीं जाओगे, दोनों में से एक आदमी को तो जाना पड़ेगा। या तो किसान जाएगा दिल्ली सरकार को ढूंढते हुए, या तो सरकार ढूंढते हुए किसान के घर पे चली आए। कहाँ बैठ के बातचीत कर ले भाई, कोई एक जगह बताए। सरकार हवा में बात करती है, झूठ बोल देती है मीडिया को गुमराह करने के लिए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान बैठ के बात करें। किसान प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं? प्रदर्शन तो पुलिस कर रही है, कभी लाठी चला रही है, कभी गोली चला रही है, कभी टीयर गैस छोड़ रही है, कभी पानी की बौछार कर रही है, वाटर कैनन चला रही है। तो आप देखिए ना कि प्रदर्शन कौन कर रहा है। हम तो रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, अपने सीने पे रबड़ की गोलियां खा रहे हैं। किसान कहाँ कुछ कर रहा है? किसान तो डिफेंसिव मोड, किसान को रोक दिया गया है, उसी जगह पे खड़ा हो गया है किसान। जितनी भी दिक्कतें हैं वो सरकार की तरफ से है। सरकार को ढूंढे कहाँ, 3 साल हो गए सरकार को ढूंढते ढूंढते। 22 जनवरी 2021 को सरकार आखिरी बार मिली थी विज्ञान भवन में। उसके बाद आज तक सरकार नहीं मिली। तो आप बताओ सरकार को कहाँ ढूंढा जाए? सरकार कहती तो है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन वो रास्ता गोल गोल है, वो पता ही नहीं किसमें इस गोल रास्ते में सरकार है कहाँ। सरकार उस रास्ते पे खड़ी नहीं है। किसानों को कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जाता है कि देश की जनता सोचे कि सरकार बात करना चाहती है और किसान बात नहीं करना चाहते। किसान बिल्कुल बात करना चाहते हैं। किसान को अब बताइए तो कि वो कहाँ है, कहाँ बात करें। ठीक है, लेकिन अनुज सिंह जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल आपके साथ नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आपका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है?
अगर भाजपा को इस चीज की चिंता है कि मुद्दा राजनीतिक बनता जा रहा है तो अब आ भाजपा रही है आवाज, बैठ के बात कर ले, दे दे एमएसपी। एमएसपी देने से उनको दिक्कत क्या है भाई? अब नहीं होगा, फ्रेम में रहेंगे। एमएसपी ही तो मांग रहे हैं, एमएसपी देने में उनको दिक्कत क्या है? एमएसपी दे दे, देश के किसानों को मुद्दे का फायदा में। 2012 में मनमोहन सिंह ने एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन किया जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें बतौर अध्यक्ष उस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर देश का किसान एमएसपी से कम एक दाना भी बेचता है तो उसकी जेब से लागत में नुकसान होता है। तो अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष थे, उस रिपोर्ट पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हम कह रहे हैं चलिए मनमोहन सिंह की सरकार खराब थी तभी तो आपको पब्लिक ले आई, तभी तो देश का किसान और मजदूर आपको ले आया। तो जो आपकी रिकमेंडेशन थी 2014 में, जो आपका मैनिफेस्टो था, जो आपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एमएसपी जो है देश के किसानों को दी जाएगी, क्योंकि यदि एमएसपी से कम में किसान बेचता है तो उसकी जेब से जाता है, उसको घाटा होता है, नुकसान होता है। तो अपनी रिकमेंडेशन को अब एज ए प्रधानमंत्री उनको करने में क्या है? उनके हजारों स्पीच पड़े हुए हैं जो 400 उन्होंने सभाएं की 2014 में सत्ता पे काबिज होने के लिए। उस 400 सभाओं में कम से कम 4000 बार उन्होंने एमएसपी को लागू करने की वकालत की थी कि सरकार बनेगी तो लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने कहाँ लागू किया? एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? उस चीज पे बैठ के देश के किसानों के साथ डिबेट करें। ये मीडिया से भागेंगे, किसान से भागेंगे, बात नहीं करेंगे, रात को 8 बजे आएंगे, मन की बकवास करके चले जाएंगे, उससे देश की समस्याओं का हल होगा क्या? ठीक है, सलमान हैदर आप जुड़ चुके हैं क्या मेरे साथ? सलमान जी आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ प्लीज? ठीक है, वापस हम सलमान हैदर का रुख करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क ग्लिच की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए विवेक जी, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। अब बीजेपी कह रही है कि अगर विपक्षी दलों को किसानों के साथ खड़ा होना है तो वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। ये इस पर राजनीति क्यों कर रही है भाई? क्या जरूरत है राजनीति की? मुझे लगता है बीजेपी आज सत्ता में है, इसलिए बीजेपी केवल और केवल हास्यप्रद व्यंग करके किसानों का मजाक बनाने का प्रयास कर रही है। भाई राजनीति क्या होती है? अगर राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं तो क्या आप उसको भी अनुचित ठहराएंगे अब? और बीजेपी क्या अपना इतिहास भूल गई है? बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी, बीजेपी क्या करती थी? मुझे लगता है बीजेपी मानसिक रूप से बीमार है और बीजेपी के लोगों को मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है। भाई राजनीति का अर्थ क्या होता है? किसी भी मुद्दे पे, किसी भी सामूहिक मुद्दे पे अगर कोई राजनीतिक दल समर्थन दे रहा है तो वो राजनीति का प्रारूप समझिए, चाहे सामाजिक प्रारूप समझिए। जब किसानों ने सामाजिक प्रारूप में कोई बात सरकार के सामने रखी तो सरकार को सुन लेनी चाहिए थी, राजनीति होती ही नहीं। अब अगर राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में आएंगे तो बीजेपी उसको राजनीतिक बता रही है, तो बिल्कुल राजनीति, आप इसको राजनीति मान लीजिए। लेकिन ये राजनीति किस लिए हो रही है? ये राजनीति किसानों के हित में हो रही है। और लेकिन विवेक जी, राजनीति होना भी लाजमी है क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक 2010 और 2011 ये वो साल था जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के सामने भी आई थी, तब कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि भाई हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी 2011 में क्यों नहीं दे दी गई? सवाल है कि अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने खारिज कर दिया तो बीजेपी अगर इतनी बड़ी हितैषी थी, बीजेपी आते इसको लागू कर देती। लेकिन बीजेपी ने भी लागू नहीं किया और ना कांग्रेस ने लागू किया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम तो उत्तर प्रदेश की सीमित पार्टी कहे जाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा तक हमारे विस्तारीकरण है और हमारे लोगों का जो जनाधार है वो गाँव, किसान और ग्रामीण है। इसीलिए हम तो आवाज बुलंद करेंगे, चूंकि हम केंद्र में नहीं है इसलिए हम उस स्थिति में नहीं है कि हम इनकी मांगों को पूरा कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में जो भी योजनाएं हम चला सकते थे, हमने चलाने का काम किया। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज भी हम किसानों की मांग को जायज ठहराते हैं। मैं ये पूछता हूं कि हजारों करोड़ का चंदा लेने वाली बीजेपी को क्या जेब से पैसा देना है? हमारी आपके जनता के टैक्स के पैसे से एमएसपी देनी है, हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। उसका कारण यह है, जब हम आपके भगोड़े व्यापारी मित्रों का पैसा जो हमारे जेब से वसूला जा रहा है उसको भर रही है इस देश की जनता, तो फिर इस देश के किसानों को अगर लाभ देने की बात आएगी तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन नियति सरकार की होनी चाहिए। सरकार को अगर देना तो सरकार तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती, सरकार के लोग तो मिलने तक नहीं जाते किसानों से। और मुझे लगता है कि किसानों की इस व्यवस्था को भी इन्होंने तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल का गेम यहाँ भी खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ भी ये आधे किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, आधे किसानों को बताते हैं कि वो किसानी नहीं करते। तो मोदी योगी ने कौन सी खेती की है, जरा यही बता दें आज तक। क्या मोदी या योगी को कभी आपने खेत में खेती करते देखा है?
क्या उनको ये भी पता है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल या किन फसलों को किस समय लगाया जाता है या काटा जाता है? मुझे लगता है कि हास्यास्पद लगता है जब देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के जुमला परोसता है, जो व्यक्ति अपनी दैनिक मुझे लगता है कि जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको पूरा नहीं कर सका, तो वो व्यक्ति अगर देश की बात करे तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं होता। देश में मणिपुर जैसी स्थिति आज किसानों के साथ पुनः दोहराने का प्रयास करने का प्रयास चल रहा है। ठीक और है, अगर ये ठीक है, सरकार ठीक है, इस बात वापस को आपका नहीं रुख करेंगे सलमान हैदर। देखिए, इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदतर होती हुई नजर आ रही है। 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बातचीत करने किसान पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ में ये बातचीत हो रही है। ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 2020 में बातचीत हुई, उसके बाद एक बार और बातचीत हुई है। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका मांग है कि एमएसपी की गारंटी हो और उनको जो शहीद हुए थे, जो किसानों की मृत्यु हुई थी इस आंदोलन में 2-3 साल पहले, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के लोगों को एक को सरकारी नौकरी दी जाए। यही मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत होती रही, लेकिन अभी तक कोई भी दोनों के बीच में कोई ऐसा हल नहीं निकला कि सरकार इनकी बातें मान लेती या किसान सरकार की बात मान लेते। दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ। 3 दिन पहले इन्होंने घोषणा की कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, किसान सारे ही ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वहां पे लाखों की तादाद के किसान धीरे धीरे पहुंच गए। आज तीसरा दिन है, इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन वह दिल्ली के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो पुलिस बल मौजूद है वो किसी भी तरीके से किसानों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसान किसी भी तरीके से अंदर नहीं जाए, क्योंकि अगर वो दिल्ली के अंदर गया तो उसको उग्र और बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। हालांकि अब एक उग्र प्रदर्शन तो हो ही चुका है, क्योंकि किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई और ड्रोन से भी हमला किया गया। हालांकि किसान नेताओं का कहना यह है कि हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, हम इसी देश के हैं, हम इसी देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ऐसे रोका जा रहा है कि जैसे हम किसी विदेश ठीक है, चूंकि अब इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है, 1 साल से ज्यादा 386-87 दिन यह प्रदर्शन चला था, यह आंदोलन चला था, लेकिन एक समझौता हुआ था कि बीच में कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन किसान बैकफुट पर आ गए थे और इस आश्वासन में थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सरकार उनकी बात मानेगी। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया, सरकार ने उनको ठग लिया है, वो ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं, तो दोबारा उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया है। अब उग्र आंदोलन तो उग्र आंदोलन ही हो रहा है। पिछली बार भी 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी आंदोलन के अंदर। अब किसान कह रहे हैं कि जितने भी हमारे किसानों की मौत हुई थी उसको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दिया जाए। वहीं अब विपक्ष की बात करें तो अब सबसे पहले तो 2024 का चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क्योंकि कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की तिथि की और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को बुलाने पर तुला हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनका कहना है कि हम एमएसपी डिसाइड कर देंगे, बिल्कुल घोषणा कर देंगे और हम मुआवजा देंगे। हमारी सरकार में 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की गई थी किसानों की, लेकिन ये सब बातें हवाई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई अब किसानों को अपनी तरफ खींचना चाहता है और विपक्ष भी खींचना चाह रहा है और पक्ष भी खींचना चाह रहा है। इसलिए यार आपको बता दें कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता है, मुखिया है, वो बड़े नेता है, वह भी जुड़े हुए थे किसानों के मुद्दे में, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सरकार है उनके साथ उसका गठबंधन हो गया है। अब दूसरी बात करें तो राकेश टिकैत की जो उन्होंने रोने के बाद जब वो किसान बैकफुट पर आने लगे थे तो वो गाजीपुर बॉर्डर पर रोने लगे थे और वहाँ रोते रोते किसानों को पता लगा कि हम हमारे किसान नेता रो रहे हैं, तो किसानों ने एक तरीके से हमला सा कर दिया था, एक तरीके से जन सैलाब लेकर अपने बॉर्डर की तरफ चल गए थे और वो 1 साल से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है सलमान, आपका रुख करेंगे, लेकिन अनुजी 2 सवालों के जवाब बहुत जानने जरूरी हो जाते हैं मेरे मुताबिक। कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि लगातार बॉर्डर पर और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है, एक तरफ तो तीसरे दौर की बातचीत की बात कही जा रही है और दूसरे तरफ बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा बलों को, जवानों को तैनात किया जा रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार बातचीत के लिए बुला जरूर रही है,
लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देगी, काम बिल्कुल नहीं करेगी एक भी। ये जो बॉर्डर पे जो जवान बढ़ाए जा रहे हैं वो इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इस देश की मानसिकता है कि आपस में जवान जो किसानों के ही परिवार से निकल के नौकरी कर रहे हैं, इन्हें आपस में लड़ा के इन्हें मार दो, खत्म कर दो और अपना जो है सत्ता करते रहो, क्योंकि ये देश बहुत जल्दी फिर से पुनः गुलाम बनने वाला है। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं ये तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन देखिए विवेक जी, ये कहना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जो किसान है वो खालिस्तानी है, इस बात को सिरे से खारिज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको याद होगा ना कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शन की आड़ में, किसानों की आड़ में किस तरीके से उपद्रव किया गया था, वो तस्वीरें देश कैसे भूलेगा। और ये बात तो स्पष्ट है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी किसान दिल्ली के अंदर नहीं जा सकते। हमें बिल्कुल याद है कि लाल किले की प्राचीर पे कैसे किसानों का उपद्रव हुआ था, और ये भी याद है कि वो किसान के रूप में कैसे भाजपा के एजेंट वहां पे पाए गए थे और एजेंट और नेता पाए गए थे, वो भी याद है। तो जब आप कोई स्थिति स्पष्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये भी याद दिलाइए कि लाल किले की प्राचीर पे जो अहम भूमिका थी, जिसने वो सब कुछ स्वांग रचा था, सब प्रायोजित था, वो कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत करीबी नेता था, जिसकी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो बाद में वायरल होती रही। तो मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र की राजनीति भाजपा शुरू से करती आई। और ये जो आपने पूछा एक सवाल बहुत अच्छा था कि हजारों सेना के जवानों को वहां क्यों लगाया जा रहा है। भाई सेना का जवान और किसान ये एक ही परिवार का हिस्सा है। सेना के जवानों को लगाया जा रहा है ताकि किसानों को सुरक्षा दी जा सके और उनके रास्ते पे गुलाबों की फूल मालाएं बिछा जा सके, उनका भव्य स्वागत किया जा सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जवानों की आंखों में कम से कम वो पानी होगा जो पिछली बार 800 किसानों की शहादत अपने बूढ़ों बुजुर्गों पे लाठी और वाटर कैनन और फायर नहीं करेंगे। और कम से कम सेना को अपनी जो अस्मिता है उसके अनुकूल काम करना चाहिए। और सेना की अस्मिता ये कहती है कि जो किसान आपके देश के हैं आपको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, न कि चंद समय के ये जो राजनेता जो कि चंद समय के लिए लाभ और लालच में सत्ता में आते हैं और देश को लूट करके उसके बाद विपक्ष में बैठने का काम करते हैं, कभी सत्ता में बैठने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सेना को पहले यह तय करना होगा कि सेना को अपना शौर्य और स्वाभिमान बचाना है या इन राजनेताओं के हाथ में अपनी कमान देकर के कठपुतली बन जाना है। तो सेना इस बात को तय कर ले। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल जस का तस यूं ही बरकरार है कि 2 दौर की बातचीत तो पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। क्या तीसरे दौर की बातचीत में कोई हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लगातार जो किसान है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। ऐसे में सबकी नजरें शाम 5 बजे पर टिकी हुई है, जब 5 बजे चंडीगढ़ में 3 बड़े मंत्री और साथ ही किसानों की बातचीत होगी। अब क्या बातचीत में सहमति बनती है या फिर एक बार किसानों को आश्वासन दिया जाएगा, और क्या इस बार की बातचीत के दौरान किसान संतुष्ट नजर आएंगे या फिर किसान आगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आज ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब शाम 5 से 6 बजे के बीच में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किसानों का अगला एक्शन, अगला कदम क्या होने वाला है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।